नमस्कार, मैं रूपा रजक सतीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 16 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आज फिर सरदार पटेल की याद आ रही है, पुण्यतिथि पर सशत नमन, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक अमित सिवाहा ने। आज का हमारा विषय सरदार पटेल को लेकर है, क्योंकि सरदार पटेल की पुण्यतिथि को सशत नमन। सरदार पटेल किसी भी नेता के नेतृत्व की कसौटी समय पर सही निर्णय लेने में ही होती है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय के लिए चुना गया था। पटेल, सरदार पटेल जो कि अब नहीं रहे, उनको सशत नमन। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सरदार पटेल के काम करने और निर्णय लेने के ढंग से लोग अच्छी तरह परिचित थे। कभी कोई बात उनके मुख से निकल गई तो समझिए वह पत्थर की लकीर है। पाकिस्तान भी सरदार के इस स्वभाव से परिचित है। पूर्वी बंगाल से प्रारंभ में जब लाखों हिंदू धक्का देकर बाहर निकाले के जा रहे थे, तब सरदार के धैर्य का बांध एक टूट गया। भले ही उनका एक अलग देश बना, कल तक तो वह अपने भाई ही थे। विभाजन के समय गांधी जी से लेकर नीचे तक के सभी नेताओं ने उन्हें आश्वस्त दिया था, देश भले दो बन गए हों, लेकिन एक पर दूसरे के सुख दुख में हम पहले की तरह भागीदारी रहेंगे। कभी तुम पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूटेगा तो हम मुख दर्शन बने नहीं देखते रहेंगे। इसलिए गांधी जी ने एक बार पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों के नरसंहार का समाचार सुनकर सरकार को सेना भेजकर उनकी रक्षा करने का परामर्श दिया। पर सरदार ने सोचा, पहले चेतावनी देकर देख लिया जाए, उससे यदि काम ना हो तो अगला कदम उठाया जाए। पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें इन अल्पसंख्यकों का वहाँ रहना नहीं सुहाता तो उन्हें थोड़ा थोड़ा कर भेजने के बजाय अच्छा यह होगा कि एक साथ ही सबको भेज दो। उसके बदले में भारत से उतने ही अल्पसंख्यक तुम ले लो। यदि यह सुझाव पसंद ना हो तो फिर पाकिस्तान पूर्वी बंगाल की उतनी भूमि हमें दे दे जिससे वहाँ इसे बसाया जा सके। पर यदि यह दोनों सुझाव भी तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरते तो फिर भारत अगला निर्णय लेने में स्वतंत्र रहेगा। उनकी इस चेतावनी से पाकिस्तान पहले समझ गए कि अब सरदार कुछ ठोस कदम उठाने की सोच रहे हैं। एक समझौता दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुआ, जो प्रधानमंत्री नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। किसी भी नेता के नेतृत्व की कसौटी समय पर सही निर्णय लेना ही सही होता है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय के लिए चुनौती बन गई थी। जनता इस राय से जूनागढ़ रियासत के भविष्य का फैसला होना था। जनता की राय से नवाब जूनागढ़ स्वयं रियासत के भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे, इसलिए जनमत संग्रह की बात बीच में आई। जनमत संग्रह होते ही सरदार ने कुछ दिनों में उसका परिणाम नवाब के सामने रखा। इस जूनागढ़ सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया। हैदराबाद का निज़ाम भी रजाकारों के चक्कर में आकर सरदार को हैदराबाद में उंगली नहीं रखने दे रहा था। सरदार ने सोचा, यदि देर तक इसी हालत में हैदराबाद को रहने दिया गया तो यही कहीं भारत के लिए नासूर बन जाए। पर कच्चे घाव का ऑपरेशन करना भी नहीं चाहते। एक दिन जब फोरा पक गया तो सरदार ने एक नस्तर में ही सारा मवाद निकाल कर बाहर कर दिया। आसफजाही झंडा जो कभी लाल किले पर फहराने के स्वप्न देख रहा था, वह सदा के लिए दफना गया और अशोक चक्रांकित तिरंगा ध्वज हैदराबाद के किंग कोठी पर शान से लहराने लगा। वही हैदराबाद आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कश्मीर रियासत का हल शेख अब्दुल्ला के चक्कर में आकर न जाने क्यों वह अन्य रियासतों की तरह सरदार को नहीं सौंपा गया। केवल 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों को निकालने का काम उन्हें दिया गया। पर उससे भी जब अंतिम दिनों में कश्मीर के खूंखार पाकिस्तानी दरिंदे भारत निकाले गए थे, तब सरदार से बिना पूछे अचानक बीच में ही लड़ाई बंद की गई। जो हिस्सा कश्मीर का था उस समय बच गया, वह आज पाकिस्तान के अधिकार में है। शेष कश्मीर का भविष्य भी अभी तक अधर में ही लटका हुआ है। अपने ही संविधान के धाराएं
धाराएं उसमें बाधक बनी। सरदार न होते तो अभी पता नहीं कितनी और देश रियासतों भारत के गले में हड्डी की तरह अटकी रहती। यह प्रतिभा और साहस भगवान ने सरदार को ही दिया था, जो खून की एक बूंद गिराए बिना उन्होंने 350 राजा महाराजाओं के मुकुट उतरवाकर भारत माता के चरणों में रखवा दिए। कभी कभी यह एक प्रश्न उठता है, जब सरदार पटेल भारतीय एकता के इतने कट्टर समर्थक थे तो उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर देश का विभाजन रोकने के सहयोग क्यों नहीं दिया। आज पाकिस्तान जो सदा के लिए भारत की छाती का कांटा बन गया, उसके निर्माण में सरदार ने भी अपनी सहमति क्यों दिखाई। पर जो 1947 से पहले की परिस्थितियों से परिचित है, वह शायद यह प्रश्न उतनी आसानी से न करें। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की कमर पर हाथ रखकर देश में जो घोर सांप्रदायिक वातावरण उन दिनों बना रखा था और स्वयं खुलकर उसकी कमर पर आ गए थे, उसे निपटने और कोई दूसरा प्रकार नहीं दिखा। पहले ही हर कीमत पर अंग्रेजों को भारत से बाहर किया गया। उसके जाने के बाद फिर वापस में मिल बैठकर देश की एकता के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए वातावरण तैयार किया गया। राजेंद्र बाबू ने अपनी खंडित भारत नामक पुस्तक में विभाजन से कई वर्ष पूर्व यह लिखा था, पाकिस्तान यदि बन भी गया तो वह देर तक अपने पैर रख कर खड़ा नहीं रह सकेगा। पर पटेल उसके लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। बांग्लादेश में जो मुक्ति संघर्ष आज चल रहा है, भारत सरदार की निगाह में यह भविष्य उन्हीं दिनों झांक रहा था। यह बात अच्छी तरह जानते थे। पूर्वी बंगाल कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकेगा। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पश्चिमी पाकिस्तान में भी पठान कभी पंजाबी मुसलमानों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। इसी से मिलता जुलता स्थिति कुछ सिंध में उन लोगों की भी थी जिन्होंने आज ये सिंध आंदोलन छोड़ दिए। इस तरह अंग्रेजों के हटते ही जब फिर देशवासी वास्तविकता को पहचानेंगे तो भारत को एक होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सौभाग्य से पाकिस्तान बनते ही उन क्षेत्रों में वह हवा उठी, पर भारत की ओर कोई समुचित सहयोग न मिलने से बीच में ही दब गई। एक बार तो सुनते हैं, स्वयं नेपाल के पहले शासक महाराज त्रिभुवन ने स्वयं अपनी और नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। उनका विचार था, जब भारत और नेपाल एक ही सांस्कृतिक परिवार के सदस्य हैं, तब क्यों न नेपाल को स्वाधीन भारत का अंग बना दिया जाए। परंतु हमारे कुछ नेताओं ने यह कहकर उस प्रस्ताव की गंभीरता को न पहचाना, कहीं दुनिया इसे नेपाल को भारत द्वारा हड़पने की संज्ञा न दे। सरदार उस समय दुनिया से जा चुके थे, इसलिए भी नेपाल का वह प्रस्ताव कुछ बड़ों के बीच में ही चर्चा का विषय बना रहा। पटेल देशभक्तों को ऊंचे से ऊंचे सम्मान देने के जहाँ हिमायती थे, वहीं देशद्रोहियों के लिए उनके मस्तिष्क में कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। भारत विभाजन के पूर्व गुडमुक्तर के मेले में सांप्रदायिक उपद्रव को दबाने से तत्कालीन मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिस तत्परता से काम लिया, उससे वह सरदार की निगाह में चढ़ गए। हैदराबाद के विलय के पश्चात ही उसे ही राज्य का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बनाकर सरदार ने भेजा।